नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं धवन तिवारी। स्वागत करता हूं सभी का अधिवक्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय LLB 3 ईयर्स कोर्स और 5 ईयर्स कोर्स में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, जो आपके प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर में आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके एग्जाम्स को लेकर के ज़रूरी हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका LLB 3 ईयर्स कोर्स का अगला पेपर है फैमिली लॉ का। और आपका जो फैमिली लॉ का पेपर है, इसमें जो आपका 2 पोर्शन बटा हुआ है, यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 4। तो आपका जो ये फैमिली लॉ का जो पूरा सिलेबस है, वो पहले यूनिट जो 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, वो हैं हिंदू लॉ के, ये हिंदू लॉ के हैं। और ये जो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 है, ये है आपका मुस्लिम लॉ का सिलेबस है। और जो आपका यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 में आपको हिंदू लॉ में जो फैमिली लॉ का सेकेंड पोर्सन है इस बार का, उसमें आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पढ़ना है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है कोपार्सनरी के बारे में। कोपार्सनरी का मतलब सहदायिकी और मिताक्षरा कोपार्सनरी। कोपार्सनरी में कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, क्या एक फीमेल कोपार्सनर हो सकती है या नहीं, और जो कोपार्सनर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं। और उसके साथ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक व्यक्ति के अधिकार और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो फीचर्स हैं उसको, और जो कोपार्सनरी की फीचर हैं और जो कोपार्सनर्स के राइट्स हैं उसकी तुलना खूब पूछी जाती है, खूब सवाल आते हैं वहाँ से। उसके बाद जो आपका यूनिट 1 का जो दूसरा टॉपिक है कर्ता का मतलब क्या होता है, कर्ता के राइट्स क्या होते हैं, क्या एक फीमेल कर्ता हो सकती है, ऐसे सवाल आते हैं। उसके बाद अगर यूनिट 2 की बात करें, तो यूनिट 2 जो आपका हिंदू लॉ का है, वो है पार्टीशन और सक्सेशन का। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, और पार्टीशन को डिमांड कौन कर सकता है, पर्सन कौन कौन से हैं जो इंटाइटल्ड है पार्टीशन के लिए, और रीओपनिंग का मतलब क्या होता है, और रीओपनिंग और रीयूनियन का मतलब क्या होता है। ऐसे सवाल पार्टीशन को लेकर के आए हुए हैं। सक्सेशन की अगर बात कर लें, तो सक्सेशन में हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 का है, उसके जो इसेंशियल्स हैं, उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, वो पढ़ करके जाइएगा, उसमें से खूब सवाल आते हैं। और जो 2005 का अमेंडमेंट है, उसके पहले के और उसके बाद की क्या स्थिति है, उसमें तुलना खूब पूछी जाती है कि महिलाओं की स्थिति में क्या अंतर आया है, और राइट सर्वाइवरशिप का जो डॉक्ट्राइन है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। और मुस्लिम लॉ की अगर बात कर लें, तो मुस्लिम लॉ में यूनिट 3 में हिबा और विल है। हिबा का मतलब जो गिफ्ट है, और हिबा के प्रकार कितने हैं, हिबा के लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, और विल के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। और जो चौथी यूनिट है वहाँ पे, वो है सक्सेशन की, प्रीएम्पशन और इनहेरिटेंस की। प्रीएम्पशन मतलब पूर्व क्रय अधिकार, हकुल सुफा, और प्रीएम्पशन के बाद जो दूसरी यूनिट है आपकी इनहेरिटेंस की है। तो ये आपके चारों यूनिट का जो खाका है वही है। तो ये आपकी चारों यूनिट का खाका था। अब हम एक एक करके उन 10 सवालों की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम को लेकर के, एग्जाम्स के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जो यूनिट 1 का आपका जो पहला सवाल है, उसमें आपके लिए हिंदू ज्वाइंट फैमिली से सवाल, पहला सवाल, हिंदू ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, संयुक्त हिंदू परिवार का मतलब क्या होता है, और हिंदू ज्वाइंट फैमिली के बाद इसकी जो मीनिंग है, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग के बाद इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इसकी कोपार्सनरी, इसका आपसे अंतर पूछा जाता है कि कोपार्सनरी का मतलब क्या होता है, और कोपार्सनरी के साथ आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तुलना करनी होती है। तो आपकी जो पहली यूनिट का जो पहला सवाल है, वो कोपार्सनरी और हिंदू ज्वाइंट फैमिली या अनडिवाइडेड फैमिली का है। और इसमें कोपार्सनरी में आपको राइट ऑफ कोपार्सनर भी पढ़ करके जाना है। राइट ऑफ कोपार्सनर खूब पूछा जाता है कि सहदायिकी में जो लोग शामिल हैं, जो सहदायिकी में जो कोपार्सनर शामिल हैं, उनके पास राइट्स क्या है, कोपार्सनर के राइट क्या है। दूसरा टॉपिक जो आपका है, वो है कर्ता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसे व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है जो परिवार के बड़े फैसले लेता है, और जो पार्टीशन की शुरुआत कहें या सक्सेशन की शुरुआत कहें, वो उसी के माध्यम से होती है, उसी के द्वारा शुरू की जाती है। तो ये कर्ता का, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की स्थिति क्या होती है, और कर्ता की स्थिति के बाद इसके पास पावर क्या क्या है, शक्तियां क्या होती हैं एक कर्ता होने के लिहाज से, और क्या कोई फीमेल, क्या कोई हिंदू महिला किसी परिवार की कर्ता हो सकती है या नहीं, फीमेल्स पोजीशन, क्या कोई फीमेल कर्ता के रूप में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अपॉइंट हो सकती है या नहीं, ये वाला सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। और एलाइनेशन को लेकर के भी सवाल आए हैं, एलाइनेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी। क्या जो करता है, ये जो करता है, ये अपने पोजीशन का यूज करके, अपनी पावर का यूज करके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्रॉपर्टी का एलाइनेशन करा सकता है या नहीं, ये वाला सवाल।
तो एक सवाल आपका ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब कोपार्सनरी से उसका अंतर और कोपार्सनर से राइट। दूसरा सवाल आपका कर्ता की पोजीशन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक कर्ता के पास क्या पावर्स हैं और क्या महिला कर्ता के रूप में अपॉइंट हो सकती है या नहीं। अगला सवाल जो है वो है पार्टीशन। पार्टीशन की डेफिनेशन क्या होती है, विभाजन का अर्थ क्या है, पार्टीशन की डेफिनेशन क्या है, कौन लोग इंटाइटल्ड हैं, पार्टीशन के लिए कौन लोग इंटाइटल्ड होते हैं, और रीओपनिंग और रीयूनियन पढ़ के आइएगा, रीओपनिंग और रीयूनियन। सवाल कई बार सामान्य से आए हैं, पार्टीशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, पार्टीशन को कौन लोग क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टीशन के साथ में आपसे रीयूनियन के बारे में या रीओपनिंग के बारे में, रीयूनियन के बारे में उसमें चीजें जोड़ करके आई हैं या ए बी करके सवाल पूछे गए हैं, तो आप पूरा का पूरा चीज पढ़ करके आइएगा। उसके बाद जो चौथा सवाल आपके लिए है, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का है। इसमें जो पहली चीज है वो सैलिएंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स 2005 में इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया था, एक बड़ा संशोधन किया गया था। तो 2005 की प्री और 2005 के पोस्ट थोड़ी सी कंपैरिजन करके आइएगा। वीमेंस की स्थिति में बड़ा बदलाव किया गया है, महिलाओं की स्थिति में बड़ा बदलाव किया गया है, और महिलाओं की स्थिति 2005 के इस संशोधन के पहले क्या थी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है ये 1956 का, इसमें जो 2005 में संशोधन किया गया, इसके पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी और इसके बाद महिलाओं की क्या स्थिति हुई, उन दोनों स्थितियों में कंपैरिजन करके आइएगा, तुलना बढ़ा करके आइएगा कि महिलाओं की स्थिति क्या कैसे बदली है। उसके बाद जो आपका अगला सवाल है वो है वेरियस रूल्स ऑफ सक्सेशन, वेरियस रूल्स ऑफ सक्सेशन। उत्तराधिकार के जो विभिन्न नियम है, विभिन्न नियम का मतलब कैसे शुरुआत होती है, कैसे किस पर लागू होता है, तो सक्सेशन के आपको वेरियस रूल्स पढ़ने हैं, और इन वेरियस रूल्स के साथ साथ यहाँ भी आपको विशेष रूप से फीमेल्स की स्थिति पर ध्यान देके आइएगा। कई बार सवाल आया है कि एक हिंदू महिला अगर बिना पुत्र के, बिना बच्चे के उसकी डेथ हो जाती है तो उसका सक्सेशन कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी को कौन सक्सीड करता है, ऐसे वाले सवाल आए। तो महिलाओं की स्थिति जब भी पढ़िए तो विशेष रूप से पढ़िएगा। और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जितने भी हेयर्स हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के जितने हेयर्स हैं, प्रयास करिएगा कम से कम उसमें से ऊपर आपको कम से कम 4-4, 5-5 तो कम से कम याद ही रहे। लंबी लिस्ट है इसलिए मैं कह रहा हूँ, पूरी लिस्ट याद अगर आपको याद है तो वाह है, लेकिन अगर आपको उसमें से कुछ चीज़ें याद करने में तकलीफ हो रही है तो कम से कम शुरुआत के 4-4, 5-5 याद करके आइए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। उसके बाद जो छठा सवाल है, वहाँ से मुस्लिम लॉ का पोर्शन शुरू हो जाता है। हिबा या जिसको गिफ्ट हम लोग समझते हैं, बोलते हैं, हिबा की डेफिनेशन क्या है, हिबा की डेफिनेशन के बाद इसेंशियल्स इसके, और इसेंशियल का मतलब केवल हिबा के इसेंशियल नहीं, इसेंशियल का मतलब कि इसकी जो फॉर्मेलिटी है उसके भी इसेंशियल, इसकी फॉर्मेलिटीज क्या होनी है। फॉर्मेलिटी का मतलब कि एक हिबा में, एक वैध हिबा में जो भी आवश्यक शर्तें हैं, क्या फॉर्मेलिटीज करनी होगी दोनों पक्षकारों को, वो इसेंशियल फॉर्मेलिटीज पढ़ करके आइएगा। और इसको रिवोक कैसे किया जाएगा, रिवोकेशन, तो रिवोकेशन के एक तो ये हो गया हिबा, हिबा की डेफिनेशन क्या है, और हिबा के एसेंशियल्स क्या है, फॉर्मेलिटीज क्या है, हिबा को रिवोक कैसे करते हैं। और ये वाली इसमें जो जैसे हिबा को शर्तुल एवज है, शर्तुल एवज क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हिबा के प्रकार है, जो हिबा का प्रकार वाला जब कोर्स पढ़ते हैं तो आपको हिबा के वो प्रकार आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड विल। मुस्लिम लॉ में एक वैलिड विल, एक वैध वसीयत के रिक्वायरमेंट्स पूछे जाते हैं कि एक वैध वसीयत के लिए मुस्लिम लॉ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए एक वैलिड विल होने के लिए, और इसको रिवोक कैसे करते हैं, विल रिवोक कब हो सकती है, और इसमें जो अरेंजमेंट होते हैं आपको कुछ सिचुएशंस मान लीजिए दे दी जाएंगी कि इस केस में बिल हुआ, इस केस में बिल हुआ, इसके लिमिटेशन, बिल की लिमिटेशन, कितनी चीजें आप अपने बिल में प्रॉपर्टी को कहाँ पे लिमिट कर सकते हैं कि उसके ऊपर आप बिल नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप बिल नहीं बना सकते। तो ये जो एक तो हो गया वैलिड बिल के रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा है इसका रिवोकेशन, इसका प्रतिसंहरण कैसे होता है, फिर अमेंडमेंट है, और उसके बाद लिमिटेशन है। तो
ये जितने भी सवाल हैं इसमें मैंने छोटी छोटी कई चीज़ें बताई हैं, और ये छोटी छोटी कई चीज़ों को बताने का मेरा उद्देश्य यही रहता है कि कई बार आपके पास, जैसे आपके पास केवल रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड बिल का सवाल आया, तो रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड बिल का सवाल जब आप लिख रहे होते हैं तो आप 1 पेज 2 पेज लिखने के बाद आपकी कलम रुकनी होती है, तो वहाँ पे आप चाहिए तो रिवोकेशन का टॉपिक डाल करके भी लिख सकते हैं, या अबेटमेंट या लिमिटेशन के बारे में लिख सकते हैं। ये कहीं से आप कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं, ये जो भी आप लिख रहे हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपके टॉपिक से रिलेटेड है और आपके सवाल को ही सेटिस्फाई करता है, आप कुछ उसमें अनर्गल नहीं लिख रहे हैं। लेकिन अभी आप रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड बिल के पोर्शन में उसके रिवोकेशन, इसके रिवोकेशन के बजाय आप हिबा का रिवोकेशन लिखते हैं, तो अनर्गल चीज वो है, गलत चीज वो है। बाकी आप इस पूरे टॉपिक में सवाल इतना अगर पूछा जा रहा है या इतना पूछा जा रहा है, तो भी अगर आप इतना आगे बढ़ा करके आ रहे हैं तो वो गलत नहीं है। रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड बिल के बाद जो आपका 8वां सवाल है, अगला सवाल है, वो है कि प्रियम्पशन, पूर्व क्रियाधिकार। प्रियम्पशन के बारे में सवाल आता है कि कौन एंटाइटल्ड है ये वाला राइट मांगने के लिए, हु इज एंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर प्रियम्पशन, पूर्व क्रियाधिकार के लिए कौन लोग, हकों सफा के लिए कौन लोग अधिकृत हैं, जो लोग ये अधिकार मांग सकते हैं, और प्रियम्पशन की जो फॉर्मेलिटीज है, जो उसकी औपचारिकताएं हैं, एक वैध प्रियम्पशन के लिए क्या वैध योग्यताएं हैं, फॉर्मेलिटीज क्या है, और प्रियम्पशन को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के बड़े सवाल आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के कि क्या ये विधिक है, क्या ये संवैधानिकता इसकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, इसको लेकर के केस लॉ पढ़ करके जरूर आइएगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है प्रॉपर्टी को बांध रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर ये प्रॉपर्टी को सेल करने से, किसी अन्य को सेल करने से रोक रहा है, ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया जब आप पढ़ेंगे इसको। लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किन केस लॉ में इसको हेल्ड किया गया कि नहीं ये वैलिड है। 9वां सवाल जो आपका है प्रियम्पशन के बाद की बात अगर कर लें तो इनहेरिटेंस के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं मुस्लिम लॉ में, इनहेरिटेंस के जनरल प्रिंसिपल्स, जब बात हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस भी होंगे, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुन्नी में विशेष ध्यान रखिएगा इनहेरिटेंस पढ़ते समय, और इनहेरिटेंस के बाद जो रूल्स ऑफ एक्सक्लूजन्स हैं, जो बहुत सारे रूल्स हैं किन लोगों को और किस स्थिति में एक्सक्लूड किया जा सकता है, तो रूल्स ऑफ एक्सक्लूजन इनहेरिटेंस पढ़ते समय एक तो जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ना है आपको, स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाली चीज पढ़नी है, और सुन्नी में विशेष रूप से पढ़ना है, रूल्स ऑफ एक्सक्लूजन भी इसके साथ में पढ़ना है। ये आपके 9 बड़े सवाल हैं, 9 ऐसे सवाल हैं जिनसे मुझे लगता है कि यहाँ से आपका पूरा उम्मीद करेंगे कि सब चीज़ें आ जाए। उसके बाद कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो ए बी करके, कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछा गया कि मान लीजिए तीसरा सवाल है तो वहाँ पे आपसे पार्टीशन की डेफिनेशन और एंटाइटल्ड कौन है ये पूछा गया, और साथ में ए बी में रीओपनिंग रीयूनियन पूछ लिया गया। तो कई सारे ऐसे डॉक्ट्राइंस हैं जो आपके इस पेपर को लेकर के बहुत जरूरी हैं, और वो डॉक्ट्राइन अगर आपसे नहीं भी पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पेपर में लिख भी सकते हैं। जैसे वो क्या है, तो एक तो इमोरल डेप्थ, मैं यहाँ पे देता हूँ, एक तो इमोरल डेप्थ को पूछा गया है। इमोरल डेप्थ क्या है, अनैतिक कर्ज क्या है, और जिस समय आप यहाँ पे ये पार्टीशन लिख रहे हैं या जिस समय आप यहाँ पर पोजीशंस वगैरह लिख रहे हैं वहाँ पे आप इमोरल डेप्थ की बात कर सकते हैं, इमोरल डेप्थ या इमोरल डेप्थ जिसको बोलते हैं, अनैतिक कर्ज। उसके बाद का जो एक डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल को पूछा गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल, AUL, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल जो मुस्लिम लॉ में है, इनहेरिटेंस और इस यहाँ के टॉपिक को से रिलेटेड है। डॉक्ट्राइन ऑफ मूसा, डॉक्ट्राइन ऑफ मूसा, और डॉक्ट्राइन ऑफ मूसा के बाद कॉग्निट्स एग्निट्स को पूछे गए, कॉग्निट्स एग्निट्स, और सफी जार और रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। सफी जार पड़ोसी, प्रियम्पशन पे आपको मिलेगा सफी जार और रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। थोड़ा सा एक बार आपका टॉपिक तो बहुत सिलेक्टेड है, जैसे पहली यूनिट की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको एक टॉपिक कर्ता मिला हुआ है, एक टॉपिक आपको हिंदू एंड डिवाइड फैमिली को पर्सनली, 3 टॉपिक है। तो दूसरी यूनिट की अगर बात कर लें तो यहाँ से आपको पार्टीशन मिला हुआ है, सक्सेशन मिला हुआ है। मुस्लिम लॉ की बात कर लें तो आपको एक हिबा मिला है और एक मिला है प्रियम्पशन, इनहेरिटेंस, हिबा और सक्सेशन, इनके यहाँ पे।
तो टॉपिक आपका बिल्कुल सेलेक्टेड सा है, हर यूनिट में आपके पास 2-2 टॉपिक हैं चारों यूनिट में, लेकिन कुछ ये एक सवाल है जो बहुत बार पूछे गए हैं, काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ से सवाल आपको मिल जाए। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे इमोनल डेट पढ़ के आइएगा, डॉक्टर एफ कॉल, डॉक्टर एफ मूसा, डॉक्टर एफ रद, कॉग्निट्स एंड नीड्स और रूल ऑफ सर्वाइवरशिप है और सफीजा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि कई बार आपके सवाल में कुछ साथ में जोड़ करके पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे थोड़ी समस्या होती है। तो वो कोई समस्या आपको किसी प्रकार की ना हो, इसलिए प्रयास करिएगा कि पूरी तैयारी करके जाइएगा, मजबूत तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि फैमिली लॉ में गोल्ड मेडल मिलता है, स्वर्ण पदक मिलता है। जिन भी लोगों का प्रथम सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर का मिला करके योग सबसे ज़्यादा होगा, टोटल सबसे ज़्यादा होगा, उनको विश्वविद्यालय फैमिली लॉ में गोल्ड मेडल देता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कहूँगा जब अपना पेपर लिखिए तो गोल्ड मेडल के लिए लिखिए, केवल पास होने के लिए 70 नंबरों के लिए ना लिखिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जल्द ही नए पेपर के पहले नया वीडियो लेकर के उपस्थित हो जाएंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।